यार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। यह जो वीडियो है सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड है। यह वीडियो 11th 12th और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाणुभोजी कौन होते हैं? मतलब जीवाणुभोजी क्या है? सबसे पहले हम जीवाणु भोजी के बारे में जानेंगे। तो वैसे जीव जो जीवाणु को खाते हैं उसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं। तो इसका गुड ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। मतलब जीवाणु को हानि पहुंचाने वाले, संक्रमित करने वाले विषाणु को हम जीवाणु भोजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो ऊन जो होता है, सबसे पहले हम ऊन के बारे में जानेंगे। ऊन जो होता है, हम जानते हैं, हम लोग क्लास में पढ़े हैं, ऊन सिर्फ भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन हम गलत है। ऊन जो होता है भेड़ के अलावा एक बकरी से ही प्राप्त होता है, जिस बकरी के प्रजाति का नाम है पश्मीना। पश्मीना किस्म की बकरी, अंगोरा किस्म का खरगोश और भेड़ से ऊन प्राप्त होता है। तो सवाल है, अंगोरा ऊन जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त होता है। इसका गुड आंसर जो होगा बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, सभी कवक हमेशा होते हैं। सभी कवक जो हैं हमेशा क्या क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं? नहीं, ये विविध पोषी होते हैं। यानी इस कहने का मतलब सभी कवक जो होते हैं मृतजीवी नहीं होते हैं, इसमें सभी गुण लक्षण होता है, इसलिए सभी कवक हमेशा विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? तो जो बीजों की प्रकृति होती है कि बीज एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री होगा, ये सब, इन सब की उत्पत्ति टेरिडोफाइट्स के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक यानी इसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, अधिकांशतया पाए जाते हैं। मतलब एंटीबायोटिक जो दवा है, सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन थी? तो पेनिसिलिन थी। सबसे पहले जो बना था एंटीबायोटिक दवा, कौन बना था? पेनिसिलिन बना था। जितने भी एंटीबायोटिक दवा है वो सब बैक्टीरिया से बनते हैं, इसलिए इसका गुड आंसर होगा बैक्टीरिया, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो गांव के लोग या अनपढ़ जो लोग होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते हैं, वो बच्चों के लिंग के ऊपर अधिकांश वह स्त्री को ही मतलब दोषी करार देते हैं, लेकिन स्त्री का इसमें कोई दोष नहीं होता है, पुरुष का होता है। तो बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है उसका उत्तरदायी पिता को जाता है, माँ को नहीं जाता है। क्योंकि पुरुष में XY क्रोमोसोम होता है और स्त्री में XX क्रोमोसोम होता है। तो XX मिलेगा तो पुत्री का जन्म होगा, और YX मिलेगा, XY मिलेगा तो पुत्र का जन्म होगा। तो यह पुरुष के हाथ में होता है कि X को मिलाना है कि Y को मिलाना है। X को मिलाएंगे तो पुत्री का जन्म होगा, Y को मिलाएंगे तो पुत्र का जन्म होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिंग निर्धारण में स्त्री का कोई हाथ नहीं है, जो हाथ है पुरुष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? मतलब पाचन की जो क्रिया में जो प्रोटीन का जो हम सेवन करते हैं, प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में आगे चलकर बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पर्यावरण का जो अध्ययन है उसको हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन बीडल और टैटम नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? मतलब कौन ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है? और आयोडीन की मात्रा का सेवन हम करेंगे तो ही हमको घेंगा रोग नहीं होगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग मतलब गलगंड होता है,
जो गले में होता है, गला फूल जाता है। तो लेमिनेरिया नामक जो शैवाल है जो घास के रूप में होता है, ये समुद्र के किनारे होता है। तो लेमिनेरिया घास को उखाड़ कर धूप में सुखा कर इसको धमन भट्टी में जलाया जाता है, और जो राख प्राप्त होता है उसी राख से आयोडीन की प्राप्ति होती है। इस बात को हमको केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग का जो स्राव होता है किससे होता है? तो रिलैक्सिन से होता है। किससे होता है जी? रिलैक्सिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? मतलब इनमें से कौन ऐसा पेड़ पौधा का जो बीमारी है जो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है? तो गेहूं का जो टुंडू रोग होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, बाकी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? तो राजस्थान में जो भेड़ है उस भेड़ का नाम है चोकला। इस भेड़ की प्रजाति से बहुत ऊन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है? तो लौंग जो है, लौंग फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है। हम देखते हैं वो फूल वाला लौंग होता है। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है? तो गर्मी के मौसम में ना ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कारण मछलियां मरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? मतलब कौन ऐसा पौधा है, इन चारों में से कौन है जिसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं पाई जाती है? तो कवक जो है, कवक में पर्णहरित नहीं होता है, बाकी सब में होता है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं लगते क्या कहलाते हैं? मतलब वैसे पौधे जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं, उन पौधों को हम क्या कहेंगे? तो उन पौधों को हम अनावृत बीजी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनावृत बीजी कहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का अगला चरम है। रेबीज कुत्ता के काटने, जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, और ये रेबीज आगे चलकर 21 दिन के बाद हाइड्रोफोबिया में बदलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन के बाद ही यह बदलेगा, इसके लिए सालों भर भी लग सकता है। हाइड्रोफोबिया में जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट को जल से डर लगता है। जल से डर लगने के कारण ही हम रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिया नामक जो बीमारी होती है वो विषाणु यानी वायरस के कारण होती है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? मतलब भारत का राष्ट्रीय कौन ऐसा जीव है जो बच्चों को जन्म देता है? तो बाघ है। इसका गुड आंसर क्या होगा? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक है। मतलब प्रदूषण को कम करने वाले इन चारों में से कौन है? तो लाइकेन तथा मॉस जो है प्रदूषण को कम करता है, प्रदूषण को मॉनिटर करता है। अगला प्रश्न है, फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो फल पकने की क्रिया को तेज करना हो तो आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ा देना चाहिए। मतलब उसके अगल बगल में इथिलीन गैस का छिड़काव करेंगे तो इथिलीन जो है फल पकाने वाला गैस है, तो फल जल्दी से पक जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? मतलब एक काम करने वाली महिला को पर डे 45 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनोसिमिया कहते हैं, एनोसिमिया किसे कहते हैं? तो घरान संवेदना की कमी को कहते हैं। सबसे अधिक घरान क्षेत्र कुत्ता में होता है, जिसके कारण कुत्ता की सूंघने की क्षमता अधिक होती है। हमारा जो घरान क्षेत्र है कम है, इसलिए हम सूंघते हैं लेकिन कम सूंघते हैं, कुत्ता की अपेक्षा कम सूंघते हैं। अगला प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचरी है। क्या है? तो ये नील हरित क्रांति से रिलेटेड है। नील हरित जो क्रांति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खाद से रिलेटेड है। नील हरित शैवाल होता है, उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो खेतों में खाद का काम करता है।
धान के खेतों में जमीन को हम ध्यान से देखेंगे तो लाल, हरा या भूरा कलर का कुछ फफूंदी कैटी की तरह दिखाई देता है, उसी को हम नील हरित शैवाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। निम्न में से मुर्गी की कौन सी प्रजाति दुनिया में सबसे अधिक अंडा देती है? मतलब विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति का क्या नाम है? तो श्वेत लेग हॉर्न जो नामक मुर्गी है, ये बहुत अधिक अंडा देती है, ये विश्व में फेमस है। अगला प्रश्न है, आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में जो मोजाइक नामक बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो विषाणु वायरस के कारण होती है, जिसके कारण आलू में पाला लग जाता है और आलू समय से पहले ही उसकी जो लती होती है, तना होता है, सूख जाता है, तो आलू बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो जब हम सांस लेते हैं तो भोजन का क्या होता है? विघटन होता है, और भोजन जो होता है पोषक तत्वों में बढ़ता है, पोषक तत्व हमारे शरीर में घुलते मिलते हैं, जिसके कारण हमको ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के छालों पर जो कवक उगते हैं उन कवकों को कोर्टिकोलस कहते हैं। अगला प्रश्न है, सॉर्स क्या है? तो सॉर्स जो है विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन यानी लिंग के अनुसार जनन पर ये इनका जो सिद्धांत है आधारित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज बहुत छोटे होते हैं, पौधे पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म इसका गुड आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु के कारण होती है? तो तपेदिक नामक जो बीमारी है वो विषाणु के कारण होती है। तपेदिक को हम एड्स भी कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मतलब हमारे दिमाग की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस यानी अष्टभुज वाले जीव एक डैश है, तो यह मृदुकवची है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है यह मुंह से ही शुरू हो जाता है और मल द्वार पर खत्म होता है। तो भोजन का जो पाचन है यह उपचयन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा के लिए कोशिका जो होती है ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि मछली जो है ना गलफड़ा से सांस लेती है और जल के बाहर गलफड़ा से सांस नहीं लिया जा सकता है। जब सांस लिया जाएगा फेफड़ा सांस लिया जाएगा, लेकिन मछली फेफड़ा से सांस तो नहीं लेती है, इसलिए जब हम जल से बाहर मछली को निकालते हैं तो मछली सांस नहीं ले पाती, जिसके कारण मछली मर जाती है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। मतलब भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है, इसलिए हमको सबसे अधिक पोषक तत्व की आपूर्ति छोटी आंत से ही होती है। और छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जिसमें छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी नामक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है?
तो बिच्छू का जो विष होता है दांत में, मुंह में या जीभ में नहीं होता है, डंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% ही CO2 पाया जाता है वायुमंडल में। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन करते हैं, मतलब सिल्वीकल्चर के बारे में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर BP जो होता है कितना होता है, तो 120 से 80 Hg/mg होता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्रण पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम सूत्र युग्मन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3। हमारे हृदय में 2 ही कक्ष होते हैं। हमारा जो हृदय है इस तरह है, तो 2 ही कक्ष है। इसको बोलेंगे बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल सागर के जो लाल रंग है शैवाल के कारण इसका रंग लाल होता है। शैवाल उसमें लाल रंग के होता है, पूरा सागर के ऊपर ऊपर फैला होता है। मनुष्य में एफ्लोटिक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है लीवर है, यकृत है। और अधिक शराब का सेवन करने से यकृत खराब हो जाता है, और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं, यानी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का जनक कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस जी को वर्गीकी का पितामह कहते हैं। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है। ऐसे तो सांप जो होता है, स्नेक जो होता है घोंसला नहीं बनाता है, बिल में रहता है, लेकिन कौन ऐसा सांप है जो घोंसला बना के रहता है, तो किंग कोबरा जो नामक सांप है जो घोंसला बना के रहता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो स्पर्मोलॉजी में हम बीज का अध्ययन करते हैं। हृदय की मरमर का कारण क्या है, तो कपाट में जो लीक होती है जिसके कारण हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक में 500 से अधिक जीवों के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और हाँ, ये जीव विज्ञान के जनक है, प्लस में जंतु विज्ञान के भी जनक है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है, जिन्होंने अपने पुस्तक में लगभग 500 पेड़ पौधों के बारे में लिखा था। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है, पित्त जो होता है कहाँ जमा होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है, और यकृत से पित्त का स्त्राव होता है, और यह पित्ताशय में जाकर जमा होता है। पित्त जो है गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना जो होता है वह साइकस से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में अपने पुस्तक में लिखा था। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है, तो मटर जो है शाक है, यानी आरोही पौधा है, यानी लतर वाला पौधा है। अगला प्रश्न है, रजोनिवृत्ति साधारण निम्न आयु में होती है, तो रजोनिवृत्ति जो होता है 45 से 50 वर्ष के उम्र में होता है। एक होता है रजो दर्शन और एक होता है रजोनिवृत्ति, मतलब शरीर में कुछ बदलाव होता है, जनन अंगों में कुछ बदलाव होता है, तो इसको हम बोलते हैं रजो दर्शन, और ये बदलाव पूर्ण रूप से हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लिव वेन होयक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है, किसके कारण होता है और किसमें होता है, तो स्त्री और पुरुषों के अभिव्यक्ति के कारण यह बीमारी होती है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो हमारे जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं, 20 दांत दोबारा जमते हैं, बाकी दांत नहीं जमते हैं। तो हमारे जो मुंह में जो दांत होता है, उस दांत को 4 भागों में बांटे हैं, ICPM 42 46 एक ट्रिक है, इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। छोटे बच्चों के मुंह में 20 दांत होते हैं, जिसको हम दूध का दांत बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं। जब ये टूटता है तो 32 दांत आते हैं और इन दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। ICPM 42 46 ट्रिक के अनुसार से हम इसका अध्ययन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, एजोला है एक। एजोला क्या है? तो एजोला जो है जलीय फर्न है। इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल TVL कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है बताइए, और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो से लाभ आपके दोस्त लोग भी उठा सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।